एक फौजी ऑफिसर था सिविल वर्दी में। मैंने कहा सर मेरे पास भारतीय जासूस है। आप भारतीय मेजर के घर में दाखिल कैसे हुए? मैं मेरा दोस्त बॉर्डर क्रॉस किया, हिंदुस्तान में चले गए। वो कहती मैंने आपको इसलिए इधर ले आई थे क्यों कि ये मेजर भंडारी है। ये जो भंडारी के साथ वाला आदमी था ना, ये पंजाब को बहुत गालियां दे रहा था। कहता भंडारी साहब आप फिक्र ना करें, इंडिया पाकिस्तान के पंजाब को मिलिया मीट करना मेरा काम है, आप ये मुझ पर छोड़ दें कि मैं कैसे करूँगा इनको। अब मैं कहा इजाज़ भट्ट, तूने ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें देखी है, इनका तुमने कुछ करना ज़रूर है, चाहे तुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। एक इनके पास डायरी थी, उनका मुताला करना शुरू कर दिया। आगे आ गया माई सीक्रेट एड्रेस। उसमें पहला नाम जो मुझे आज तक भी याद है, मेजर लाहौर कैंट। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 120 से 150 तक पाकिस्तानी फौजियों के नाम थे उधर। खैर मैं दोबारा खुद बॉर्डर क्रॉस करते करते गिरफ्तार हो गया। मुझे जिसने गिरफ्तार किया वो मुझे गोली मारने लगा। सिख था। अमृतसर इंटेरोगेशन सेंटर, वहाँ जाते ही उन्होंने मुझे अलग नंगा कर दिया। कहते बताओ किस एजेंसी से तल्लक है। उन्होंने मुझे मार 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 कर हशर कर दिया मेरा। वहाँ भी मेरे साथ एक ड्रामा हो गया। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपके सामने हम एक ऐसे किरदार की, एक ऐसे हीरो की कहानी रखेंगे जिसने 71 की जंग के बाद भारतीय फौज के नापाक अज़ाइम को बेनकाब किया, पाकिस्तान से गद्दारी करने वाले गद्दारों के नाम सामने लेकर आए, पाकिस्तान की मुखबरी करने वालों को गिरफ्तार करवाया और हमारे इस हीरो ने इंडियन आर्मी के मेजर के घर में घुसकर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को निकाला और फिर बॉर्डर क्रॉस करते हुए गिरफ्तार भी हो गए। आज से पहले इजाज़ भट्ट की कहानी ना किसी ने सुनी, ना देखी, ना किसी पॉडकास्ट में डिस्कस हुई। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत स्पेशल है और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस हीरो की पाकिस्तान से मोहब्बत और वफ़ादारी को अप्रिशिएट करते हुए इसको सल्यूट करें। कमेंट सेक्शन में इसको अप्रिशिएट किया जाए और इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें ताकि अगले पॉडकास्ट में भी मैं आपके लिए इसी तरह की एक्सक्लूसिव और स्पेशल स्टोरीज ला सकूँ। एजाज भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। माशाल्लाह 80 साल की उम्र है आपकी, बहुत चाको चौबंद हैं, बड़े तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं और यादाश्त माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा है। आप ये फरमाएं कि आप जब पाकिस्तान से भारत तशरीफ़ ले गए तो किस मकसद के तहत गए थे और आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप पाकिस्तान से वफादारी जो है, पाकिस्तानी स्पाई जो होती है उसके हैसियत से आप भारत चले गए और भारत जाके जो आपने कारनामा अंजाम दिया, आज तक वो सरबस्ता राज है, किसी के सामने आपने जो है उसका तस्करा नहीं किया। क्या हुआ, कैसे आप भारत पहुंचे और आप भारतीय मेजर के घर में दाखिल कैसे हुए? एक्चुअली मैं और ये मेरा एक दोस्त था, मैं एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान जाना चाहता था। तो ये भुट्टो हुकूमत में भुट्टो का तख्त थोड़ा उल्टने वाला था, तो भुट्टो दौर में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू में नरमी थी। मैं और मेरा दोस्त लाहौर होटल के चौक से एक रिक्शा में बैठे, तो मैंने रिक्शे वाले को कहा कि मैंने हडियारे जाना है। पाक भारत सरहद पे गांव है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि मैंने नहीं जाना क्योंकि कर्फ्यू लग जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मैं कहा यार, मैंने जान की बूझ के उसको कहा, मैंने कहा आप ऐसा करें, आप मेरे से आने जाने की टिकट के पैसे ले लें किराए के। वो मान गया, कहता ठीक है। मैं मेरा दोस्त रिक्शे में सवार होकर बॉर्डर की तरफ गए तो रास्ते में बरकी आता है। तो बरकी पे वो रेंजर वाले थे, उन्होंने ऐसे हमें देखा तो उन्होंने कहा ये दोनों लड़के आदमी मशकूक हैं, इनको नीचे उतार लो। मैंने कहा सर बात ये है कि ये मेरी फूफी का लड़का है, इसका रिश्तेदारों का एक्सीडेंट हो गया हुआ है, तो हम अपने रिश्तेदारों को कहने के लिए हडियारे में जा रहे हैं।
वो कहता है वेरी सॉरी, आप जाएं। खैर हम अल्लाह अल्लाह करके हटियारे पहुंच गए, जो बॉर्डर के ऊपर जो गांव है जहाँ हमने जाना था। तो जहाँ जाना था उस मेरे दोस्त का थी, यानी कि वो स्मगलर था बहुत बड़ा, उसका नाम था अल्लाह दिता, दीते दीते उसको कहते थे। हम उसके घर में जैसे ही दाखिल हुए तो वो हम बहुत घबराए, क्योंकि पुलिस ही पुलिस हुई। पुलिस वालों ने कहा ओए इधर आओ, किधर जा रहे हो। मैंने फ़ौरन ज़हन चेंज किया, मैंने कहा जी हम इधर आए हैं वो फजलुद्दीन को मिलने के लिए। फजलुद्दीन वो अल्लाह दिते का चाचा था। मैंने कहा वो ट्रैक्टर ले गया हुआ है, तो उसने ट्रैक्टर की दोनों किश्तें नहीं दी। तो वो कहता चलो चलो भाग जाओ इधर से, चलो भाग जाओ, चलो लेने आए हो, भाग जाओ। हम निकल आए। अब इतनी परेशान था मैं कि अब क्या करूं, लाहौर भी नहीं जा सकता, कर्फ्यू लग गया हुआ था। तो बहुत मैं घबराया, और मैं गांव में ऐसे ही घबराया फिर रहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चारागार ही नहीं है, ना पीछे जाने का ना आगे जाने का। इस सलाह में गांव में मैं चलते चलते एक आवाज़ आई मुझे, भट्ट साहेब। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा वो राणा नूर जमाल। मैंने कहा राणा नूर जमाल यार हैं, वो 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरा, मैं 10 नीचे सीढ़ियों ऊपर चढ़ गया। मैं कहा यार राणा आपको पता है वो राणा नूर जमाल उसके साथ अल्लाह दिता के पास मेरे के पास आया करता था। तो मैंने कहा यार अब कर्फ्यू लगा हुआ, तो मैंने कहा आपको पता है वो। कहता हाँ मुझे पता है, अल्लाह दिता के हवेली में पुलिस ही पुलिस है। मैं क्या हाँ। तो मैं कहा यार ऐसा करो, अब मैं रात इधर ही रहूँगा, तो सुबह मैंने जाना। कहता सौ बिस्मिल्लाह। मैं रात उधर रहा, सुबह ख़त्म हुआ मसला, तो मैं वापस आया लाहौर। वापस लाहौर आके तो मैंने कोई सोना लिया, गोल्ड, क्योंकि वो मुझे पैसे भी तो चाहिए थे ना इंडिया जाने के लिए। गोल्ड लिए, तो एक आर्टिफिशियल स्टोन होते थे ऑस्ट्रेलिया के, वो इंडिया में बहुत बिकते थे, मैंने वो भी लिए। फिर कपड़े भी मैंने लिए, क्योंकि मेरा दोस्त सलवार कमीज़ पहनता था, तो मैंने उसके लिए पैंटें भी ली, क्योंकि उधर तो इंडिया में सलवार कमीज़ नहीं चलती, पकड़े जाने वाला काम था। तो ऐसे करते करते हम अगले दिन वहाँ से कपड़े कुपड़े ख़रीद के, तो हम वापस एक गाइड को लेके, उसका नाम ग़ुलाम अली था, जो बॉर्डर क्रॉस करने में मास्टर था। अच्छा, आपके दोस्त का नाम क्या था? जो दोस्त आपके साथ जा रहा था उसका नाम क्या था? इधर नाम सदीक था होता, उधर और नाम था। तो वापस उस ग़ुलाम अली को, जो बॉर्डर क्रॉस करने का मास्टर था, उसको साथ लिया। फिर उसी डेरे में आए, वहाँ से हमने क्रॉस करना था। बॉर्डर क्रॉस किया, हिंदुस्तान में चले गए। वहाँ एक फंदीपुर गांव था, फंदीपुर, वहाँ पहुँचे। वहाँ से फिर हम 1-2 दिन स्टे किए, क्योंकि पाँव बड़े ज़ख्मी हो चुके थे, वो वादियाँ हुई हुई थी, तो पाँव में वो लग लग के, तो हाँ, खेत जो है वो हमवार नहीं था। हाँ नहीं। तो हम वहाँ पहुँचे अपना, तो उधर से फिर हम 1-2 दिन स्टे करके जैसे हम सेट हुए हैं, तो हम अमृतसर चले गए। अमृतसर से फिर हम दिल्ली के लिए बैठे गाड़ी में। तकरीबन को रात का वक़्त था, आवाज़ आई चाय ले लो, चाय वाला चाय वाला चाय वाला, निज़ामुद्दीन 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 औलिया निज़ामुद्दीन औलिया निज़ामुद्दीन औलिया। मैंने अपने दोस्त को कहा इधर ही उतर चलते हैं। मैं क्या शहर जाना ना, एक दाल आगे बाद में चले, इधर ही उतर जाएंगे। तो हम उधर उतर के तो हम निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार की तरफ चल लिए। जैसे ही मैं निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार के अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो ऐसे ही मुझे मैं देखा तो एक कब्र थी, लिखा हुआ मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब।
अच्छा, मिर्ज़ा गालिब की कब्र, हाँ, वो आते में है निज़ामुद्दीन औलिया के, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। तो असदुल्ला खान गालिब की कब्र, साथ उसके थे एक जहां आरा। मुझे जहां आरा का भी पता था। तो खैर हम अंदर दाखिल हुए, सामने था अमीर खसरो का दरबार। अमीर खसरो के दरबार पे गए तो साथ ही हम फिर निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे चले गए। मैंने वहाँ कहा बाबा जी मुझे याद है। मैं कहा बाबा जी हम बहुत मुसीबत में हैं, मुसीबत में आए हुए हैं इधर, और है भी लाहौर के, तो हमारी हेल्प करना। तो मैंने कहा ये जो मेरा दोस्त है इसका ख़ास ख्याल करना, मैंने इसको आपके सपोर्ट छोड़ दिया। उसके बाद कोई 2-3-4 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद आपने फिर रिक्शा लिया, तो रिक्शे में बैठ के हम पुरानी दिल्ली चले गए। पुराना दिल्ली जामा मस्जिद के करीब एक इलाका था, मोहल्ला बोजरा पहाड़ी, अजोत वाली गली, उधर हमने डेरा लगाया। उधर रहे किसी के घर। और अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि आप पाकिस्तान से हैं नहीं लाहौर नहीं से? नहीं, कैसे पता चलता था? नहीं, किसी को नहीं पता चला। हम उधर रहना शुरू कर दिया। फिर बम्बई भी गए, बम्बई देखा। फिर तकरीबन को 2-2.5 महीने उधर ही रहे। उसके बाद मैंने कहता जी अब मैं क्या वापस आना था मैंने पाकिस्तान। वो आदमी उधर ही था, दोस्त मेरा। मैंने अकेले ने वापस आना था। वो जो गाइड था वो कहता है इस बार जाना है फ़िरोज़पुर की तरफ से। हम वहाँ से दिल्ली से बैठे ट्रेन में और फ़िरोज़पुर आ गए। जैसे हम उतरे तो वहाँ साइकिल रिक्शा चलता था। को तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर हम चले साइकिल रिक्शा पे, तो एक क्वार्टर नुमा सिंगल स्टोरी घर के पास रिक्शा, साइकिल रिक्शा ठहर गया। हम अंदर दाखिल हुए तो वो जिसके घर हम रहे वो 2 भाई थे। एक का नाम था हरबंस लाल शर्मा, एक का नाम था कश्मीर लाल शर्मा। कश्मीर लाल शर्मा जो था ये अपना ओवरसियर था महकमा नहर में। इसका काम था क्योंकि इसके घर के पास ही दरिया सतलुज था, बिल्कुल करीब। तो इसकी ड्यूटी थी कि आज कितना पानी है कितना नहीं, ये वो। हरबंस लाल शर्मा बुनियादी तौर पर स्मगलर था बड़ा। हिंदुस्तान पाकिस्तान आना जाना, स्मगलिंग का सामान लाना, उधर से इधर बेचना, इधर से उधर बेचना। वहाँ उनसे मेरा पहली बार मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई। तो मैं उसके घर में था। तो इत्तेफाक में कोई शाम होने वाली थी। तो इतनी में मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे घर के बाद वो क्वार्टर के बाहर गाड़ी आके रुकी है। आवाज़ आई एक, ओए शर्मा, ओए शर्मा। एकदम वो कश्मीर लाल शर्मा की बेगम ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे पीछे पीछे ले गई। तो बाद में उसने बात की है। उसने कहा हाँ जी क्या बात है, क्या बात है? कहता वो थोड़ा अचार दो। उसने उसको अचार दिया। तो वो कहती मैंने आपको इसलिए इधर ले आई थे क्यों कि ये मेजर भंडारी है। मेरे तो सुन के उसान खता हो गए कि मैं किधर आ गया हूँ। तो ये मेजर कहते मेजर भंडारी। तो कहती ये इसका रूम साथ ही है, साथ तुम्हारे है, साथ ही है। ये जो तुम्हारी खिड़की है ना इसके साथ ही पल्ली तरफ वो ये रहता है। मैं जल्दी से भाग के मैं उधर गया खिड़की की तरफ। तो मैंने क्या किया कि लाइट ऑफ कर दी। तो वो जो खिड़की का दरवाज़ा था ना उसको ऐसे डीप किया, ज़रा आस्ता इतना नंगा मैंने किया ताकि मैं देख सकूं। ठीक है। देखा मैं देखता क्या हूँ, एक आदमी बेड के ऊपर सोया हुआ। ये मेजर बाद में आया तो इसने हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हुई थी।
अच्छा, इसीलिए अचार मांग रहा था वो हाँ, वो मेजर भंडारी ने शराब की बोतल पकड़ी हुई थी और साथ अचार भी था और निम्को भी, वो भी निम्को को होगा। इन्होंने वो आदमी जो लेटा हुआ था उसको उठाया। अब ये दोनों शराब के नशे में पाकिस्तान की माँ बहन जो कुड़ी कतरी ये दोनों कर रहे हैं। ये जो मेजर भी गाली निकाल रहा था, वो जो दूसरा आदमी था वो उससे भी ज़्यादा गालियाँ दे। मेजर भंडारी हाजिर सर्विस था। हाजिर सर्विस ऑन ड्यूटी। और जो दूसरा आदमी था वो भी फौज का था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, वो तो फिर ऐसे काम खराब हो जाएगा ना आपको बताने का। ये 5 गालियाँ निकालता था मेजर, वो 500 निकालता था। अच्छा, शराब पीनी शुरू की, शराब पीनी शुरू की। शराब पीने के बाद इन्होंने दोनों ने, एक इनके पास डायरी थी, उनका मुताला करना शुरू कर दिया। अब मैं वाच कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ हाँ, ना वो खिड़की में से आप देख क्या हो रहा है। ये जो भंडारी के साथ वाला आदमी था ना, ये पंजाब को बहुत गालियाँ दे रहा था। कहता भंडारी साहब आप फिक्र ना करें, पंजाब को, इंडिया पाकिस्तान के पंजाब को मिलियमेट करना मेरा काम है, आप ये मुझ पर छोड़ दें कि मैं कैसे करूँगा इनको। अब मैं कहा इजाज़ भट्ट, तूने ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें देखी है, इनका तुमने कुछ करना ज़रूर है, चाहे तुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। मगर मैं फिर सोचता था मैं करूँगा क्या, ना मेरे पास कुछ है, ना पिस्तौल है, ना कोई औजार है। फिर मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किस जगह पे हूँ। मैं रात भर सोया नहीं, कभी सो जाऊँ, कभी फिर उठ जाऊँ, कभी सो जाऊँ, कभी फिर उठ जाऊँ, कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं सुन चुका था सब कुछ। इस राम में सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब पो फूटती है तो मैं सिर्फ जायज़ा लेने के लिए, सिर्फ जायज़ा लेने के लिए मैं बाइक की कंडीशन देखूंगा क्या। मैंने जैसे ही बाइक कंडीशन देखी तो मैं तो गुड लक थी मेरी। मैंने देखी कि तकरीबन 3 इंच वो दरवाज़ा बाहर का खुला था। मैंने कहा कि या तो ये रात को शराब के नशे में लॉक करना भूल गए हैं, या तकब्बर कि ये मेजर का घर है, कौन आएगा। मैं एकदम, मेरा मुर्शद साहब आज तक, अगर मेरी ज़िंदगी में जितनी मैं मुसीबतों से बचा हूँ, इसमें मेरा मुर्शद साहब का बहुत हाथ है। उन्होंने मुझे एक आयत बताई हुई थी सूरह यासीन की, वो मैंने पढ़ के ना एकदम फूंक मारी। तो मैंने कहा अल्लाह पाक मेरी हिफाज़त करना, ये मेरे मुल्क का मामला है। तो मैं उसके घर में दाखिल हो गया। वो सोया हुआ। बड़ा रिस्की था ये, बहुत खतरनाक। खुदा गवा कि 1 अरब रुपये से 1 रुपया भी बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होके मैंने क्या किया कि उसका येलो कलर का बैग था, सफरी बैग नहीं होता आम जो गोल था, उसमें से मैंने जंजीर खोली, जंजीरी कुकुरास में उसी में ही रखी थी ना उसने। तो वो डायरी पूरी लेकर अपनी तरफ आ गया, साथ वाले क्वार्टर में वो जहाँ में था। मैं अब क्या देखता हूँ कि मेजर जनरल फलाना सिंह, मेजर जनरल फलाना राम, ब्रिगेडियर फलाना, लेफ्टिनेंट कर्नल फलाना, कर्नल फलाना, ये आधे के चैप्टर जिससे ख़त्म हुए ना, तो आगे आ गया माई सीक्रेट एड्रेस। वो तो थे ना उनके इंडिया के मेजर जनरल फलाना, ये वो, आगे उसके माई सीक्रेट एड्रेस, उसमें पहला नाम जो मुझे आज तक भी याद है, मेजर साजिद अली शाह, मेजर अजीज़ पट्टी रोड, लाहौर कैंट। तो मैंने आगे और जल्दी ये मैं शर्मा के घर ये देख रहा हूँ, समझो कि नहीं, मैं जल्दी वर्क पलट रहे थे। हाँ, कोई टाइम शॉर्ट था। तो कम अज़ कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 120 से 150 तक पाकिस्तानी फ़ौजियों के नाम थे उधर। मैंने क्या किया कि वो दोनों डायरी को जो दरमियान है ना, दोनों डायरी का सेंटर से मैंने
दोनों तरफ से ना को तकरीबन को 10-12 पेज मैंने फाड़ लिए, तो वो अपनी जेब में रख लिए। जेब में रख ले, फिर मैं दोबारा मेजर के घर में गया। मेजर भंडारी के घर, हाँ हमसाये में अपने। हाँ, दोबारा गया। दोबारा फिर मैं वो बैग निकाला। जहां से निकाली थी डायरी आपने, हाँ येलो कलर का। हाँ, येलो, उसको खोला, जिप खोली, फिर ये डायरी उधर रखी, तो फिर मैं दोबारा आया 2 बार में। खैर, अब क्या होता है कि वो जो आदमी गाली देता था बढ़िया, वो शर्मा के पास आया। मैंने कहा इजाज़ बट इससे अच्छा और मौका कोई नहीं। मैं उससे कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फ्रॉम, किधर से? मैं कहा मैं लाहौर का हूँ। कहता लाहौर का? मैं कहा हाँ। कहता मैंने तो वहाँ आना है। मैं क्या, मोस्ट वेलकम, लिख ले। मैंने उसको अपना तमाम एड्रेस लिखा दिया सही है। सही सही बिल्कुल, निस्वर रोड का, जहाँ की मेरी पदाई में सही बिल्कुल मकाम है। मैंने उसका एड्रेस लिखा दिया। कहना मैं आना है। मैं क्या आ जाओ। मैं क्या मैं आपका मोस्ट वेलकम। खैर, ये 5-6 दिन मैं वो कागज जो थे डॉक्यूमेंट्स अपनी जेब में रखे। तो मैं कहा या अल्लाह ये पाकिस्तान पहुंच जाए, या अल्लाह ये पाकिस्तान पहुंच जाए। अब मुझे तो नहीं इल्म था कि इधर किधर जाना, किधर वो किधर नहीं। 2 आदमियों ने, मुसलमानों ने और आना था दिल्ली से, तो उसका वेट करना था। खैर, वो 3-4 दिन के बाद वो आ गए। एक का नाम मंजूर था, एक था नाम गुलजार था, दोनों आ गए। तो मेरी तो कोशिश थी कि अब इधर से जल्दी जाए, निकला जाए। निकले। तो वो आ गए, तो उसने, मैंने कहा क्या शर्मा आप चलें? वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं मैं जा सकता। तो वो गुलजार और मंजूर कहने लगे तो फिर ऐसा करो कि आप हमें ये दरिया क्रॉस करा दो, सतलुज जो है हैं, दरिया सतलुज, सतलुज क्रॉस करा दो, तो आगे हम चले जाएंगे, आगे हमें पता है। वो कहता ठीक है। उसने, हम दरिया क्रॉस करने लगे, तो दरिया के नीचे पिलर थे। हम पिलरों के ऊपर पाँव रख के ना क्रॉस कर गए नीचे। दरिया सतलुज दूसरे हमें क्रॉस करा दिया। वो चला गया। मैं, गुलजार, मंजूर और वो मेरा गाइड। गाइड गुलाम अली आगे आ गए। इतनी देर में एक टांगा आया। हम टांगे में बैठे, तो इधर का इलाका जो था पाकिस्तान का वो कसूर था। जिला कुसुम, अच्छा, गंडा सिंह वाला के पास। हाँ, गंडा सिंह वाला। ये इधर गंडा सिंह था, उधर हुसैनी वाला था जिधर से मैंने किया। टांगे में बैठे, तो एक चौराहे में, चलो भाई लाहौर गाड़ियाँ, हम गाड़ियों में बैठे, तो लाहौर आ गए। लाहौर आके, अब मुझे तो पता था कि मैंने उसको बड़े सबल बाग दिखाए हुए हैं, वो आएगा। मेरा एक चाचे का बेटा था। मैंने उसको कहा यार बात ये है कि ऐसे उलिये का एक आदमी आएगा तो आपने मुझे उसी टाइम पे इन्फॉर्म करना है। 3-4 दिन गुजरे होंगे, तो मेरे चाचे का, मैंने कहा मैं फ़लानी जगह पे हूँ, मैं फ़लानी जगह पे हूँ। तो मेरा चाचे का बेटा उधर आ गया। कहता एक आदमी आया है। मैं क्या हो लिया है? कहता पजामा पहना हुआ है, तो बिस्कुटी कलर की कमीज़ है। मैं क्या वही है? मैं क्या ठीक है, उसको बिठाओ, तो मैं आता हूँ। उसने बिठाया, मैं आ गया। मैंने कहा भैया अस्सलाम वालेकुम। आओ जी, मैं बगलगिर हो गए, मिला। मैंने कहा आप कैसे हो? कहता मैं ठीक हूँ। उसके हाथ में फ्रेम था फ़ोटो का, तो गालिबन उसकी माँ की फ़ोटो थी। मैंने अपने चाचे को, बेटे को कहा, मैं कहा यार कितना गर्दो गुबार, कितना मिट्टी से भरा हुआ है, जाओ इसको हमाम में नला कर।
वो हमाम में नहलाने के लिए गया। मैंने क्या किया, वो फ्रेम खोला, कील लगे हुए थे, छोटे छोटे कील। मैंने फ्रेम खोला ना, तो जैसे नीचे से इतना कागज, सब फौजी छोड़ियों के उसने काम किए हुए। मैंने वो पेपर भी निकाल लिया और वैसे ही फ्रेम फिट करके उसको दो तस्वीर लगा दी माँ की उसका। ऐसे कर दिया। मैंने दिल में सोचा कि ये नाम भी हो काफ़ी है, कुछ मुश्किल नहीं तेरे लिए, पहले मेरे पास बड़ा कुछ पड़ा हुआ, तेरी मौत का सबब। अच्छा। वो जैसे नहा के आए, मैंने चरखा मंगवाया, तो मैंने कहा अपने चाचा के बेटे को कि इसको खिलाओ। तो मेरे घर के सामने मेरा दोस्त का घर था, उधर इसको बिठाया, बस ये चरखा वर्गा खाने का। मैं क्या, लियाकत कोई रोशनदान नहीं है, किसी से भाग नहीं सकता, और तुम्हारे से तो बिल्कुल नहीं भाग सकता। क्यों कि मेरे चाचे का बेटा इतना ताकतवर था, ये ऐसे लगता था जैसे जुडो कराटे का ये आलमी चैम्पियन है, बहुत ताकतवर था। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। कहता किधर? मैं जा रहा हूँ, मेरा वेट करो घंटे 2 घंटे तक मैं आऊँगा। मुझे किसी ने बताया हुआ था कि फलानी कैंट में जाके ना, तो अफशां सेल में आया हुआ, उसके सामने बिल्कुल 2 तोपें बाहर लगी हुई हैं, वो कोर कमांडर लाहौर की रिहाइश का है। जिना हाउस कहते थे उसको। हाँ मैं उधर चला गया। एक फौजी ऑफिसर था सिविल वर्दी में। मैंने कहा सर मेरे पास भारतीय जासूस है। ऐसे देखना शुरू किया, कहता आप सिविलियन हैं? मैं क्या हाँ। किसी एजेंसी से तलक? मैं क्या नहीं। कहते फिर आप जाएं, वो जासूस नहीं होगा। मैं क्या वो जासूस है? कहते आप कैसे कह सकते हैं कि वो जासूस है? तो मैं क्या आप कैसे कह सकते हैं कि वो जासूस नहीं है? हैं? मैं क्या मैं उसको खुद लाया हूँ। कहता कैसे लाए हो? मैंने कहा मेरे पास सबूत है, वही जो वर्के मैं फाड़ के लाया था। मैंने कहा ये। कहता प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये आप मुझे दे दें। मैं कहा मुझे पकड़ाए हैं, मैं आपको क्यों दूँ? तो अब उसको पता चल गया कि ये पक्की बात है। ये पक्की बात है। उसने उधर से जैसे कोई VCR नहीं होता, ऐसे ही था कुछ, उसने ऐसे 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 किया। तो 20 मिनट के बाद एक इतनी बड़ी जीप भी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, बगैर नंबर की जीप आके उधर रुकी। वो कहते हैं इसके पास जाएं, भारतीय जासूस है, उसको ट्रेस करें। अब मैं जीप में क्या देखता हूँ, 5-6 कमांडो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो बैठे हुए। मैं भी बैठ गया। वो वाकई जासूस है, वो वाकई जासूस है, वो वाकई। यार बताओ तो सही। मैंने कहा यार जासूस ना होगा। मैं कहा मुझे फांसी दे देना। वो मैं पूछते गए बगा। कहता फिर तो मज़ा आ जाएगा, आज फिर वहाँ हमारे मज़े का दिन होगा। खैर हम आगे घर अपने दोस्त के, जैसे वो मैंने लॉक करके गया हुआ था, मैंने बताया आपको लॉक करके गया हुआ था। जैसे खोला तो मेरे चाचे का बेटा था, और वो उसने जैसे ऐसे देखा ना, तो उसने खुद ही दोनों हाथ खड़े कर दिए। सरेंडर कर दिया अपने आप को। हाँ सरेंडर। उसने 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 क्या किया, जीप से एक कोई 1 गज चादर होगी, पटका समझ ले, कपड़ा समझ ले, उसने उसकी आंखों में बांधा, तो उसको जीप में डाल दिया। मैं भी बैठ गया। तो कहते भाट साहब चले गए। वो हमें ले गए FIU 619। उधर एक कुर्सी पड़ी हुई थी, टॉर्चर सेल। एक कुर्सी पड़ी हुई थी, क्या था? टॉर्चर सेल था। यानी कि उसके पाँव के नीचे भी बांधने वाला था, इधर भी, तो दोनों इधर भी, ये इधर भी बांधने वाला था, और इधर भी बांधने वाला था, और 5 रिंग थे, 5 इधर 5 इधर, वो तांबे के रिंग ब्रीक ब्रीक, यानी कि वो 5 उंगलियां अंदर हाथ जाकर भी टॉर्चर। उसने कहा भट्ट साहब कैसे हुआ, कैसे आप गए? मैंने बिल्कुल ईमानी कुरानी बिल्कुल साफ बताया। मैं कहा ये वैसे ये हुआ।
कहता ठीक है आप जाएं। मैं वापस आ गया घर। घर आ गया, अगले दिन एक आदमी आया, भट्ट साहेब। मैं क्या किसको मिल रहा है? इजाज़ भट्ट को। मैं क्या इजाज़ भट्ट घर नहीं है। आपने खुद कह दिया कि ज्यादा हाँ, कर रही है। मैं क्या घर नहीं है। कहता ओ भाई 619। मैं क्या मैं आता हूँ ठहर। अच्छा, ठीक है। मैं नीचे आ गया, वो मुझे ले गया। फिर उसी जगह पे कहते भट्ट साहब आपको इसका पता है ये कौन है कौन नहीं? मैंने कहा मैं तो इसको पूछा ही नहीं आज तक। आपको नाम भी नहीं पता था उसका? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं था। मुझे क्या ज़रूरत थी कि आप मुझे मार, आप बैल मुझे मार। ये डाउटफुल बात है ना। तो मैं कहना जी मुझे तो मैं तो उधर भी नहीं इससे पूछा था जब इसको मैंने डॉय दिया था। कहता है इसका नाम है महबूब अली शमसी और ये खबीस आर्मी में है और इसकी पोस्टिंग कराची में है। तो ये 2 महीने की छुट्टियां लेकर ना तो खबीस का पुत्र मेजर भंडारी के पास पहुंचा हुआ था। तो उन्होंने कहा भट्ट साहब साहब हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये केस आपके नाम के चलेगा। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें इजाज़त दे दें कि ये काम आपने खुद नहीं किया, ये हमने आपको भेजा है। मैं मान गया, मैं ठीक है। दिन गुजर गए। अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहाँ दिल्ली जाना पड़ना था। मेरी एक मजबूरी थी क्योंकि मेरा दोस्त उधर था। खैर मैं दोबारा खुद बॉर्डर क्रॉस करते करते गिरफ्तार हो गया। 2 मेरे साथ और थे, वो भाग गए, वो उधर के मुकामी थे। मैं गिरफ्तार हो गया। हिंदुस्तान का बॉर्डर सरहद के ऊपर ही मैं गिरफ्तार हो गया। मुझे जिसने गिरफ्तार किया वो मुझे गोली मारने लगा। सिख था एक कैप्टन। हाँ, उसने ऐसे बुलेट चलाया तो मैं ऐसे लेटा हुआ था। मैंने कहा ये जुआनों वाला कोई काम नहीं है कि मैं नहाता हूँ तो मुझे मारने लगे हो। उसने गोली नहीं चलाई। खैर मुझे एक झोंपड़ी थी वहाँ, उसमें रख दिया। बाहर एक गन वाला खड़ा रहा। तो फिर वो जैसे बाद में आया तो मैं सोया हुआ था अंदर। कहता उदय आज तक मुझे अल्फाज याद है। कहता वो जालिम, वो मुझे नींद नहीं आई। वो कैप्टन कहता मुझे नींद नहीं आई कि मैं आपको किसको पकड़ लिया है, तो आप सोए हुए हो। मैंने कहा जी मेरी आदत है, मैं जल्दी सो जाता हूँ, इसलिए मुझे नींद आ गई। और सही भी है कि मैं जल्दी सोचता था। वो कहा ठीक है। अब हुआ ये कि उसने मुझे अमृतसर भेज दिया। एक पुलिस स्टेशन का नाम था, मुझे आज तक याद है, राम बाग पुलिस स्टेशन। कहने लगे अब तुम्हें इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाएंगे, इधर करीब ही है। तो एक बात हमारी याद रखना, जो बयान दोगे ना उससे कायम रहना। मैं क्या ये सिख है हिंदू है तो दुश्मन है। और मैं कहा यार मैं ऐसा है ही नहीं। तो मैं क्या जो सच सोचता है मैं सच ही उनको बताना है। उसके बाद उन्होंने मुझे निकाला तो उस लेके वक्त गए। तक आप पर तशद्दुद किया जिन्होंने आपको पकड़ा था, गिरफ्तार किया था? तो उसने इसलिए तशद्दुद नहीं किया, उसको पता था इसे इंटेरोगेशन सेंटर जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये इब्तदाई मरहले जो हैं उसमें कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे इंटेरोगेशन सेंटर ले गए। ऐसे ही नीचे करो सर, चलो नीचे करो सर। मैंने कहा क्या है क्या? कहा नीचे करो सर। मैं नहीं किया तो मैंने एक लोहे के दरवाजे के साथ में लगा मेरा सर। मैंने जानबूझ के कि है क्या। आखिर इतने तरह में आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी? नहीं, कोई नहीं। तो वो मुझे जैसे फिर अंदर दाखिल हुए तो एक जैसे कोई पुराने ज़माने का किला नहीं होता छोटा सा, उधर मुझे ले गए। उसका नाम था अमृतसर इंटेरोगेशन सेंटर। वहाँ जाते ही उन्होंने मुझे अलग नंगा कर दिया। तो मुझे कहा भाग के जाओ, भाग के आओ। मैं भागा आया। हाँ, कहते बताओ
किस एजेंसी से तलक है। मैंने कहा जनाब आप कैसी बातें कर रहे हो। मैंने ये उल्टी टांग मेरी जो है ना, ये ज़रा डिंगी है, ये हड्डी में टूटी डिंगी है। मैंने कहा देखो मेरी तो टांग ही डिंगी है, तो मैं फ़ौज में नहीं जा सकता, तो मैं कैसे किसी एजेंसी का आदमी हो सकता हूँ, समझोगे। खैर उन्होंने मुझे मार 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 कर हशर कर दिया मेरा। तो जब मैं बेहोश हो गया तो उन्होंने मुझे एक कमरे में ना कहा इसको बंद कर दो। कमरे में मुझे बंद कर दिया। वो कमरे में जो बिस्तर था ना वो बान का था। ये वान नहीं होता, वान मंजी का वान, इतनी मोटी सी थी कभी। तो उसमें खटमल ही खटमल। जो उसका दरवाज़ा था ना उन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा हुआ था, उसमें होल था कि जैसे खड़काते थे ना तो कम से कम कोई 3 फलांग, 2-3 फलांग, 4 फलांग उसकी आवाज़ थी। मुझे बेहोश करके फेंक दिया। रात को दगड़म 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 मैं हड़बड़ा के उठ जाते थे। मैं क्या कहते कुछ नहीं, सो जा। मैं फिर कहा नहीं रहा, ऐसा ही ड्रामा होता रहा। रोज़ बाहर से डेलीगेशन आए, डेलीगेशन आए, निकालो इसको। अच्छा, तफ्तीश के लिए। फिर धार 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 मेरी पीठ जो थी ना खूनो खून हो गई थी। मैं नहीं बका। मुझे कहते किधर। मैं कहा जी मैं किसी को जानते हो, किसको बताओ। मैं कहता मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ फिल्मों का शौकीन था, तो मैं हीरो बनना था, फिल्मों में आना था, मैं बम्बई जा रहा था, तो मैं पकड़ा गया। मैं बम्बई की रीटें लगाई रखी कि मैं एक्टर। और मैंने आपको बताया मैं बहुत खूबसूरत था, तो वो मान गए, वो उसका मान रहे थे वो कि ये सच कहता है। क्योंकि शक्ल हुलिये से जो है ये अदाकार लगता है। मगर तफ्तीश उन्होंने करनी थी। तकरीबन कुछ 14 दिन मैंने उन्होंने बड़ा मारा। 14 दिन के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। तो जैसे मैं देखता हूँ तो मेरे शूज जो थे ना वो भी किसी ने वहाँ से चोरी कर लिए हुए थे। तफ्तीशी मरकज के अंदर से। हम मर गया। तो मैंने वहाँ से टूटी चप्पल ऐसे ख़राब चप्पल एक पहन के ना मुझे वो गाड़ी में बस में बिठा कर ले जा रहे थे। मैंने कहा किधर लेके जा रहे हो। कहता है पटियाला सेंटर जेल। रास्ते में क्या हुआ कि सिख बैठे हुए थे, एक औरत कहने लगी ये मुसलमान है। उन्हें कहा हाँ ये मुसलमान है। उन्हें कहा ये तो कट्टे भी खा लेते हैं। मैंने कहा माँ जी इसमें कोई शक नहीं है, हम तो कट्टे खाते हैं। तो मैं क्या आप सुअर खाते हो कि जो अपनी गंदगी खुद खा जाता है। तो वो खामोश हो गए। खैर सेंटर जेल पटियाले पहुंच के गेट के पास, तो बड़ा गेट जो है ना वो खुला, तो अंदर से एक ट्रैक्टर हलवा कद्दू नहीं होते जो बड़े बड़े हलवा कद्दू येलो कलर के, उसके भरे हुए थे, वो निकले। तो मैंने उस पुलिस वाले को पूछा, मैं क्या ये जेल का है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा इजाज़ पर फिर तो मर गया, क्योंकि मैं अपनी माँ को ज़िंदगी में कभी हलवा कद्दू पकाने नहीं दिया था। वो कभी मुझे मजाक के कहती थी ना कि हलवा कद्दू मुझे जजा कहते हैं घर में, जजे पका लूँ, तो मैं कहता ना माँ मैं खुदकशी कर लूँगा। मैंने उसको नहीं पकाने दिया। मैंने कहा अब तू मर गया इधर, हलवा कद्दू खा है बेटे, अब देखूँगा तेरी खुदकशी कैसे होती है। खैर अंदर गए तो एक अजीब इतफाक, चक्कर में पहले अपना नाम लिखाना पड़ता है। चक्कर आया, मुझे कहते हैं क्या नाम है। मैं कहा मोहम्मद इजाज़ भट्ट। किधर के। मैं कहा लाहौर का रहने वाला। तो ऊपर से ना वो चक्कर था ना, उसके ऊपर एकदम गाना लग गया, दुल्ला जम्मिया लाहौर विच ते लाहौर विच धुम्मां पै गईयां, लद्दी दे घर, लद्दी उसदी मां दा नाम सी दुल्ले दा, लद्दी दे घर जम्मिया दुल्ला ते लाहौर विच धुम्मां पै गईयां। मेरा एकदम अपने लाहौर जेन चला गया।
ख्याल आ गया ना मेरे वतन का, ख्याल अंदर चले गए। एक दिन हम तारीख पे गए तो मैं क्या देखता हूँ कि एक CID वाला है, उसके हाथ में डायरी वाले। CID वाले याद रखो कभी भी खाली हाथ नहीं होंगे, या उनके पास छोटा सा हैंडबैग होगा या डायरी होगी। उसके एक सिख के पास डायरी थी, तो उसने एक पाकिस्तानी कैदी जो और था उसको कुछ ऐसे दिया। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा अच्छा ये बात है। अब तारीख पड़ गई 10-15 दिन की, जेल आ गए। जेल फिर गए दोबारा तारीख पे। तारीख पे जब गए तो फिर वो ही आया, उसने फिर उसको ऐसे दिया। मैं समझ गया, मैं क्या इधर पैसे की किल्लत है, इसको पैसे दिए होंगे। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसका नाम क्या, इसको मैं क्या मैंने नहीं छोड़ना, इसका नाम क्या है। नाम का नहीं पता चल रहा था। उसके साथ वाला था, तो उससे मुझे इतनी मालूमात हो गई कि इसके ये शकरगढ़ का है। तो शकरगढ़ में एक बेग स्वीट हाउस है, वो इसके मामू की है। मैंने कहा इतना ही काफ़ी है। और उस लड़के का नाम था सफदर। फिर वो मुझे 15 महीने की सजा हो गई। और जुर्म क्या साबित हुआ? बाटक रात में मैंने तो बताया ही नहीं था ना। कानूनी तौर पे सरहद अबूर की 15 माह सजा, 1 साल 3 माह। हाँ, 1 साल 3 माह। और उन्हें यकीन हो गया कि आप जासूस वगैरह कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो मैं बका ही नहीं। इंटेरोगेशन सेंटर से मैं निकल चुका था, तो उधर ही कार्रवाई सारी हुई। मुझे 15 महीने की सजा हो गई। तो उन्होंने मुझे नापा सेंटर जेल में भेज दिया। जब कैद होते थे ना, कैद उधर होती थी पटियाले में, हवालाती वहाँ और कैदी वहाँ। हाँ, कैदी नाभा सेंटर से। मैं नाभा सेंटर जेल चला गया। मेरी कैद ख़त्म होने में तकरीबन कोई 2 महीने थे रहते थे। तो उन्होंने मुझे नाभा से सेंट्रल जेल अमृतसर भेज दिया। मैं अमृतसर सेंट्रल जेल आ गया। वहाँ भी मेरे साथ एक ड्रामा हो गया। मैं एक दिन रूम ट्रांसफ़र कर रहा तो पकड़ना पड़ता था अपनी झज्जर, गागर पानी की। वो मैंने गागर पकड़ी हुई थी, तो वो दूसरे रूम में जाने लगा ना, तो वो गागर लग गई दरवाजे को, वो टूट गई। वो बड़ा जालिम था, सोना कश्मीरा सिंह, 6.5 फुट का। कहता है पाकिस्तानी, अरे ऐसे ही झज्जर पकड़ते हैं। मैं क्या तेरी माँ की ऐसी तैसी ड्रम मैंने उसके दिमाग पे मार दी, वो ही आधी जो मेरे हाथ में टूटी। वो बच गया इसलिए कि उसने वो पग बांधी हुई थी, वरना उसका दिमाग उधर ही मर जाना था उसने। समझ लो कि खैर वो फिर नरम पड़ गया, पत्थर हो गया ऐसे जैसे। मुझे आज तक याद है 2 मुशक्ति थे उसके साथ। कहता ओए भाले, ओ बीरे, ओए भट्ट साहब को दूसरी झज्जर ला के दो गागर। और झज्जर ला के दी दूसरी, तो ऐसे करता है, ठूंकता है। कहता है ये ठीक नहीं है और दूसरी लाओ। हाँ, ड्रामे बजा के मार। देखते हैं उसको। हाँ, वो खड़का के देखी, कहना है ठीक है। बाद में 2 घंटे बाद फिर मेरे पास आ गया। उसकी वो छतरी नहीं होती, ये छतरी पानी बारिश वाली, वो ले आया। भट्ट साहब ये देखना यार, इसको ये खराबी है। मैं क्या, मैं किसी मिस्त्री का बेटा नहीं हूँ, समझो कि नहीं, मैं मिस्त्री का बेटा नहीं हूँ। जाओ, मैं क्या अपना काम करो। मैं क्या हूँ, मेरे थले है, तेरी गर्दन पे पैर आके क्यों अपना। 2 माह आपने वहाँ गुजारे। उसके बाद उन्होंने मुझे अमृतसर सेंट्रल जेल से निकाल कर तो बार्डर की तरफ, वाघा बॉर्डर। हाँ वाघा बॉर्डर की तरफ एक कमरा सा छोटा था, सेल समझो, उधर मुझे बंद कर दिया। अब तकरीबन 1-2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, भूखा था। फिर वो मुझे बार्डर की तरफ लेके आए। बार्डर की तरफ लेके आए तो वहाँ क्या हुआ कि एक फौजी था इंडिया का, उसने स्टेन गन का ब्रस्ट ऐसे ऊपर चढ़ाया, वैसे ही तो मुझे अपनी सरहद के करीब खड़ा हो गया वो।
अपने बॉर्डर एरिया में। मुझे कहता है इससे सीधा चल जाओ, ये तुम्हारा पाकिस्तान आ जाएगा। मैं चलता गया तो आगे पोप फूट गई थी, दिन यानी कि हल्का हल्का रोशनी हो गई थी। मैंने कहा मेरे पास तो पैसा भी कोई नहीं है लाहौर जाने के लिए। एक आदमी उधर से आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहता वाले। मैंने कहा यार को मुझे 50 रुपये दे दो, तुम्हारा मेरा वादा रहा, कसम है मैं आपको इधर आकर दूंगा। कहता यार आदमी तो तुम मुझे बड़े वेल ड्रेस लगते हो हैं, तो क्या तुम अपना। मैंने उसको नहीं बताया, अल्लाह मदद करने वाला। मैं देखता हूँ क्या हूँ कि उधर से ना एक रिक्शा आ रहा खाली। मैंने वो रिक्शे वाले को खड़ा किया, वो खड़ा हो गया। मैं कह रिक्शे वाले यार बात सुनो मेरी, आपने मुझे रास्ते में सिगरेट भी लेकर देने हैं तो खाना भी खिलाना है, तो मैं आपको डबल पैसे दूंगा जितना तुम्हारा बनेगा। कहता ठीक हो गया। रास्ते में एक दुकान लाई सिगरेट की। कहता कौन से? मैं कहा गोल्डी में पीता था। गोल्डी की डब्बी ली, आगे गए तो एक तंदूर नज़र आया। मैं क्या रुको, मैं क्या माँ जी क्या पकाया हुआ? कहती चने की दाल और बड़ा गोश्त। मैं क्या दो वो खाना शुरू किया, खाना शुरू किया। तो फिर वो मुझे लाहौर ले आया। लाहौर ले आया, मैं सीधा अपने घर नहीं गया, मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ। दोस्त के घर आया क्योंकि मैंने मूछें रखी हुई थी बड़ी बड़ी। अच्छा, तो मैं जेल में रखी थी आपने? हाँ जेल में, कि बुनियादी तौर पर मैं क्लीन शेव आज तक हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा इसको इतने पैसे दे दो, या बहुत पैसे उसको दे रिक्शा वालों को, वो दुआएं देता मुझे गया। तो मैंने कहा ऐसा करो, सलीम उसका नाम था। मैंने कहा सलीम यार मुझे शेविंग करवा दो मेरे मूछे। मैंने मूछे करवाई, शेव करवाया, समझ लो कि नहीं। तो मैं कहा जाओ मेरे घर में, तो उधर से मेरे घर वालों को बुला के लाओ। वो मेरा भाई है और एक मेरे चाचे का बेटा है। तो फिर मैं अपने घर आ गए? घर आ गया। घर वालों को पता था कि पिछले 15 महीने से आप भारतीय जेल में थे? मैंने को बता दिया होता कि मैं पकड़ा गया। और पाकिस्तानी इदारों को जिनसे आपकी मुलाकात भी थी उन्हें भी पता था? नहीं उनको क्या पता, उनको तो अभी पता ही नहीं किधर है। उधर ये भी आगे सुनो ना, उधर केस चला हुआ था पीपल पे आर्मी में, मार्शला में, फौजी कोर्ट में, उनका ही जो पकड़े गए हुए थे। तो वो कहते थे इजाज़ भट्ट को पेश करो एज ए विटनेस। वो कहते हम इजाज़ भट्ट को पेश नहीं करेंगे, इजाज़ भट्ट हमारा सोर्स है, कल को वो मर्डर हो गया तो कौन तुम्हें ला रहा। तो उन्होंने मुझे पेश नहीं किया। खैर मैं अपना घर आ गया। घर आके मैंने आराम किया। घर वाले परेशान, मेरी माँ बहुत नेक आदमी औरत थी। बस वो कहती थी, मैं ऐसे अल्लाह की तरफ नमाज़ पढ़ के दुआ करती होती थी कि मेरा जज्जा इधर है, हिंदुस्तान इधर। मैं उधर घर में रहा। तो फिर मैं गया वापस उधर FIU वाले के पास। उधर गया, वो कहते यार आप किधर थे? मैं क्या किधर था? जहन्नम में। मैं क्या इंडिया में? मैं तो कैद हो गया हुआ था। कहता इधर बड़ी पसौड़ी पड़ी हुई थी। वो गद्दार जितने थे ना, वो कहते थे आई इजाज़ भट्ट को आई विटनेस पेश करो। क्या हमने कहा मिलिट्री का कानून भी है कि वो अपने सोर्स को कभी सोर्स डिस्क्लोज भी नहीं करते, पेश तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। और मैं कहा चलो ये तो बातें हुई है, बाद में हमारी बातें होती रहेंगी। मैं क्या शक्करगढ़ में, अच्छा, नया इंकशाफ। हाँ मैं क्या शक्करगढ़ में बेग स्वीट नाम की कोई दुकान है। वो ये सफदर का मामू है, वो जो पैसे लेता था CID वाले से। ठीक हो गया। मैं क्या उसके मामू की दुकान है। उन्होंने हमला किया वहाँ। तो पता चलते चलते वो सफदर को गिरफ्तार कर लिया। सफदर वही था, वापस आया हुआ था? हाँ वापस आया, वो भी कैद कट गया हुआ था, उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। तो बाद में मुझे
मेजर इक़्तिदार अली ने बताया कि उसके 2 भाई फौज में थे, तो वो उसके ज़रिए वो पैगाम रसानी का काम करता था। तो वो भी मेरा केस अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हुआ है। जेल में भी मेरी कारकर्दगी देखो, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल था कि जेल में भी मैंने काम किया। तो वो अपना वो दोनों पकड़े गए वो भी। तो फिर मेजर इक़्तिदार अली मुझे बार बार बुलाता करता, रोज़ ही इक़्तिदार अली शाह वो क्यों बुलाता था? कहता इजाज़ भट्ट, जन्नत ज़िया के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मैं कहा सर बात सुने, आप एक बहुत असास अदारे के सरबराह, मैं का मुंह से निकालूं तो आप मुझे कहें कि इसको ट्रेस को पकड़ो इसको। कहता है नहीं, आप तो इस कौम के हीरो, तो आपको हीरो को पकड़ सकता है कोई? तो मैं क्या, मेरा बात चले तो इसको मैं शूट कर दूँ। और ये भी बात सही है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं जन्नत ज़िया से बहुत नफ़रत करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। क्यों कि इसने अपने मौसन को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कुरान पे हाथ रख के ना तो उसको फांसी पे लटकाया सजा थी, इसलिए मैं उसके ख़िलाफ़ था। मैं कि मेरा बात चले तो मैं ये कर दूँ। तो वो मुझे वो क्या कहता है हाँ भट्ट साहब आपकी बात ठीक है, वो जिन लोगों को अब ये कोड़े लग रहे हैं वो कहाँ इसको छोड़ेंगे। अच्छा भट्ट साहब आप ये किसी से जिक्र ना मेरा करें कि ये इक़्तिदार मेरे साथ ऐसे बातें करता है। मैं कह नहीं सारा आप फिक्र ना करें। एक्चुअली वो मुझे भी वो अपना शामिल करना चाहता था। ट्रैप कर रहा था आपको। बाद में पता चला कि मेजर इक़्तिदार अली शाह ने जन्नत ज़िया को मर्डर करने लगा था। टैंक में इसमें एमुनेशन भरा हुआ था, तो सलामी लेनी, सलामी होती है, आप बैठे हुए हैं जैसा, तो ऐसे है, तो उसने ऐसे इनको सबको उड़ा देना था, तो वो पकड़ा। ये इसका मेजर इक़्तिदार का अपना मंसूबा था। हाँ हाँ बाकायदा और भी आदमी थे, अकेला नहीं था, और भी 8 10 15 साथी होंगे। मैंने आपको बताया नहीं, मुझे भी शामिल करना चाहता था, तो उन्होंने ट्राई की, वो पकड़ा गया, बगावत में काम हो गई, इसको फिर 20 साल कैद हो गई इक़्तिदार अली शाह को। फिर उसके बाद जब जन्नत ज़िया मरा, बाद में हुकूमत आ गई बेनज़ीर की, तो बेनज़ीर ने इनको माफ़ी दे दी। अच्छा, आपने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, आपको कोई मेडल वगैरह इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मिला? मुझे कुछ आज तक नहीं मिला। और जब ये ऐसा है कि जब मैं ऐसा जैसे मेरे सीने में को खंजर घूमता है, कौन इतने इतने बड़े काम करके इसने पाकिस्तान के लिए मैंने किए हैं, तो कौन भूल सकता है ऐसे काम को। मुझे मगर अफसोस है कि मुझे आज तक मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब इक़्तिदार जो है, ख़ास करके अपना हमारा जो कमांडर चीफ है फौजों का जनरल आसिम। सैयद आसिम अली, उस तक मेरी रिक्वेस्ट पहुँचाओ कि इंशाल्लाह। मुझे भी को। अच्छा भट्ट साहब एक बात बताएं, आपने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है, बड़ी लंबी अच्छी दास्तान है और हकीकत पर मबनी भी है। ये लगता ये है कि जैसे कोई देवमलाई कहानी है, फिल्मी सीन है कोई, इसका सबूत क्या है? ऊपर कैसे जा सकता है? एक तो बात ये कि जो मैं वहाँ से करके लाया था हैं, वो 619 वालों के पास आज भी ऑन रिकॉर्ड है। और मेरी एक किताब भी मैंने उस पर छापी हुई है, मेरी आप भी थी कि मैं कैसे गया ये वो फलां। अच्छा आप ये बताएं कि वैसे आप क्या करते, कारोबार क्या करते थे, आपके जज्बा कैसे पैदा हो गया, हुबुल वतनी कहाँ से आई, वतन पे कुर्बान होने का जो जज्बा आपके सामने? पैदाइशी तौर पर मैं वतन परस्त हूँ, ज़बरदस्त। अगर मेरा को अकेला बेटा भी किसी पाकिस्तान को कोई गाली निकाले या बुरा कहे तो मैं उसकी गर्दन उतार दूँ, इतनी वतन परस्ती है। इस तक मैं, और अभी भी है। और इस उम्र में भी आज भी अगर को पाकिस्तान के लिए को मुझे कुछ करना पड़े तो मैं दरेग नहीं करूँगा। एक वाक़या और बता दूँ, मुझे याद आ गया कि सन 65 में मेरी उम्र होगी कम से कम 16 17 साल की होगी। तो एक आदमी वहाँ था, उसने ना खद्दर की धोती बांधी हुई थी,
तो बौंदरा हुआ था, घबराया हुआ था बहुत। मैंने कहा ये घबराया हुआ क्यों है? वो खबरें हो रही थी उस वक्त, तो खबरें भी बड़े होते थे ना। फिर आगे आगे गया, मैंने कहा ये जसूस है। मैंने उसको पकड़ लिया 65 की जंग में। 65 की जंग में, मेरी छोटी उम्र में। मैंने उसको पकड़ लिया, खुदा रसूल की कसम, मैंने उसको पकड़ लिया। वो कहता है ओए मुझे छोड़ दो, मैं 8 पंजाब मिलिट्री का आदमी हूँ। मुझे और शक पड़ गया, मैं क्या अब तो तुझे मैंने छोड़ना ही नहीं। ये हमारे घर के करीब, ये निस्बर हो। मैंने फिर उसको पकड़ के ग्वाल मंडी पूरा स्टेशन में उसको पकड़ा के आया। मैं कहा ये जसूस है, इसको पकड़ो। पता नहीं उसका बाद में क्या किया तो क्या नहीं। तो अब वो मेरी किताब है, मैं आपको अभी मंगवा के देता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे कभी भी, इतने साल हो गए इस वाक़या को, मैं कभी भी नहीं भूलता था। 2-3 दिन बाद, 4 दिन, 8 दिन भूल जाता था, फिर मुझे याद आता था वो तुमने इतना बड़ा काम किया है, वो तुम्हें क्या मिला। बट साहब आप हैं माशाल्लाह कौमी हीरो, पूरे नेशनल हीरो हैं। आपकी जो पजीराई है ना वो ना होने के बराबर अब तक नहीं हुई ना। लेकिन हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश भी है कि आपको आपका हक मिले और कौम के सामने आप सुरखरू हों। आप ये लालच ना रखें कि आपका तमगा मिल जाएगा, कोई नकद रकम मिल जाएगी, कोई सहूलियात मिल जाएंगी। आपको पजीराई मिलनी चाहिए। ना मुझे पैसे की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजर फर्स्ट क्लास हो रहा है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम का एक मेडल और एक फूलों का हार मेरे गले में डाल दिया जाए और मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि मैं अपनी नस्ल को बता सकूं कि मैंने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया हुआ, ताकि मेरी नस्ल वाले मेरे नक्शे कदम पे चलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में तो हमने इजाज़ भट्ट की कहानी उनकी ज़ुबानी आपके सामने रखी। उनकी रिक्वेस्ट है कि उनको मेडल दिया जाए उनके नाम का, लेकिन मेरे बस में नहीं कि मैं उनको मेडल दिलवा सकूं। लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनके लिए दुआ करें और कमेंट सेक्शन में उनको अप्रिशिएट करें। उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया उस पर उनको सल्यूट करें।